हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। ठीक है। तो आज हम जो है इवोल्यूशन चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कुछ और चीज़ें उसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा कि भाई इवोल्यूशन में क्या क्या जो एविडेंसेस थे वो कौन कौन से थे, किन किन के बारे में बात हुई थी। ठीक है। फिर हम आएंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में उसके बाद। ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में जैसे टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं बच्चों। ठीक है। तो उसी में फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं या सवाल रहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एविडेंसेस, इवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में। ठीक है। क्या क्या एविडेंसेस रहे थे इवोल्यूशन के। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में। अब पेलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं फॉसिल्स की बात करते हैं। ठीक है। इसकी बात करते हैं हम फॉसिल्स की बात करते हैं। ठीक है। तो जो फॉसिल्स होते हैं, जो पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उसमें किसके स्टडी कर रहे हैं, हम फॉसिल्स की बात कर रहे हैं कि जो पुराने जो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, जो पहले रहे होंगे, वो किसी चीज़ में दब गए होंगे। ठीक है ना। तो अब फॉसिल होते क्या हैं, रिमेन्ड ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक। तो कह सकते हैं हम कि जो फॉसिल है वो क्या है, रिमेन्ड ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ। यानी कि जो भी लाइफ थी पहले, ठीक है, आज से हजारों साल पहले जो लाइफ रही होगी, जब वो दब गई होगी पत्थरों के बीच में, तो वो क्या हो गई, स्टोर हो गई। ठीक है ना। वो क्या हो गई, रुक गई। ठीक है ना। जैसे दो पत्थर ले लिए सपोज हमने, उस पत्थरों के बीच में क्या हो गए, ठीक है, रॉक है, कोई पत्थर ले लिया हमने दो, उन पत्थरों के बीच में कोई लाइफ फॉर्म थी, कोई एनिमल था जो उन दो पत्थरों के बीच में फंस गया, दब गया, तो उसे क्या हो गया, उसके जो निशान है वो उनमें रह जाएंगे ना। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो फॉसिल है वो क्या है, हार्ड पार्ट है लाइफ फॉर्म्स के, जो हमें कहाँ मिलते हैं, आपको रॉक्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है कि अलग अलग टाइम पर, ठीक है ना, डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म। अब ठीक है, समय समय की बात है कि कौन किस समय पर किसकी डेथ हुई थी। भाई जो जितना पहले, अभी जैसे हमने कहा सॉइल की अगर हम बात करें, अगर हम सॉइल देख लें, ये सॉइल ले लें हम, इस तरीके से सॉइल को ले लें अगर हम, तो ये सॉइल में अलग अलग लेयर्स हैं इसकी। ठीक है ना। अब कोई फॉजल हमें इधर मिल रहा है, कोई फॉजल हमें इधर मिल रहा है, तो जो जितना नीचे तक दबा होगा इसका मतलब वो क्या है, उतना ही ओल्ड फॉजिल रहेगा। और जो जितना ऊपर लेयर में हमें मिल जाएगा, क्योंकि समय के साथ क्या होती गई, और मिट्टी जमा होती गई, पत्थर जमा होते चले गए, तो क्या होगा, जो ऊपर पे मिल जाएगा हमें वो क्या हो गया आपका, जो रीसेंट रहेगा या जिसको ज़्यादा समय अभी तक नहीं हुआ है वो वाला फॉसिल रहेगा। और जो ज़्यादा डीप में रहेगा वो क्या रहेगा, पुराना फॉसिल रहेगा। ठीक है। यानी कि देख सकते हैं हम, स्टडी ऑफ फॉसिल इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स, ठीक है, इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन से समय में थे। हालांकि यहाँ से समय का तो नहीं पता चल पाएगा, इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि वो पुराने थे या कौन से नए हैं, कौन से पुराने हैं। ठीक है। हालांकि उसके लिए फिर अलग अलग स्टडीज़ करी जाती हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग है भाई। अगर हम पॉलन ग्रेन्स, हम जानते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो भी हमें मिले थे, फॉसिल की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। कंप्रेशन फॉसिल्स होते हैं, पेट्रिफाइड फॉसिल्स हैं, इंटेक्ट फॉसिल है, तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। ठीक है। अब जैसे इसमें एक ये डायग्राम देख सकते हैं ऑर्क्योप्टेरिक्स का, यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, देखो। ठीक है। अगर मैं आर्क्योप्टेरिक्स की बात करूँ तो ये भी क्या है, एक फॉसिल है। ठीक है। आर्क्योप्टेरिक्स ये क्या है, एक फॉसिल है जो अब एक्सटिंक्ट है, जो है नहीं इस समय, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक फॉसिल है, इसका फॉसिल मिला था। ठीक है। ठीक है ना। तो अब ये आर्क्योप्टेरिक्स क्या है, ये लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, या रेप्टाइल्स एंड एव्स कहते हैं हम इसको। ठीक है। लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस किस के बीच में, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में। ठीक है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, इनके बीच में क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या था, जो बर्ड्स के फीचर थे वो भी इसमें प्रेजेंट थे। बर्ड्स के फीचर्स कौन कौन से थे इसमें, जैसे फेदर्स हो गए, पंख थे। ठीक है। ये आपको दिख ही रहे होंगे, देखो इसमें पंख है। ठीक है। दूसरा इसमें बीक थी, चोंच भी इसमें प्रेजेंट थी। ठीक है। तीसरा इसमें जो फोर लिम्ब थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, आपके विंग में कन्वर्ट हो गए थे। जो फोर लिम्ब्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे बेटा, विंग्स में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है।
एनसीईआरटी को ही लेते हुए चल रहे हैं बच्चों हम, ठीक है ना। अब दूसरा, अगर रेप्टिलियन कैरेक्टर की हम बात करें तो उसकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, लिजर्ड लाइक थी। जो बॉडी थी वो कैसी थी, लिजर्ड लाइक बॉडी थी इसकी, ठीक है, लिजर्ड लाइक बॉडी थी। दूसरा हम बात करें तो उसमें टेल प्रेजेंट थी, ये देख सकते हैं आप, ये टेल प्रेजेंट है यहाँ पर इसमें, ठीक है ना। तीसरा क्या था, जो स्टर्नम था वो वीक था, ठीक है ना। तो ये ऑर्क्योप्टेरिक्स क्या है, एक फॉसिल है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं एनाटॉमिकल एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के ऊपर, ठीक है। अगर हम एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो हो जाता है आपका होमोलोगस ऑर्गन्स, जो कि लिखा हुआ है, और दूसरा हो जाता है आपका एनालॉगस ऑर्गन्स, ठीक है। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन की अगर हम बात करें, विच हैव एनाटॉमिकल सेम स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, मतलब ओरिजिन क्या है इनका, सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनका क्या है, फंक्शन, सॉरी, जो ओरिजिन है, ओरिजिन कैसा है, सेम है, लेकिन ओरिजिन तो सेम है, लेकिन जो फंक्शन है वो क्या है, आज के अलग अलग है, फंक्शन कैसे हैं, अलग अलग है, ठीक है। ओरिजिन सेम है और फंक्शन कैसे हैं, अलग अलग है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होगी जिसमें हमें ओरिजिन तो सेम देखने को मिलेगा लेकिन उसके फंक्शन क्या देखने को मिलेंगे, अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। ओरिजिन सेम है और फंक्शन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ होगी कि इसमें जो एंसेस्ट्री होती है वो क्या होती है, कॉमन रहती है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री इसमें हमें देखने को मिलती है, कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है। कॉमन एंसेस्ट्री हमें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, कॉमन एंसेस्ट्री, यानी कि एंसेस्टर क्या होंगे इसके, कॉमन होंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री हमें देखने को मिलती है, ओरिजिन इनका सेम रहेगा लेकिन फंक्शन क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखे हुए देखो, 4 लिम्स ऑफ मैन, मैन, वेल, बैट, चीता, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं, रुको, ये डायग्राम देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये मैन है, ये चीता है, ये वेल है और ये बैट है, ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें इसमें कॉमन चीज़ें ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, ये ह्यूमरस है, ठीक है, इसमें भी रेडिया अल्ना में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ सेम चीज़ें हम ऐसी तरीके से चलती चलेंगी, हुमरस ह्यूमरस ह्यूमरस, रेडिया अल्ना, इधर भी हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन है वो क्या है, सेम है, यानी कि इनका जो ओरिजिन था वो क्या था, सेम था, लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने की वजह से इनके फंक्शन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग काम है इनके, ठीक है ना। तो अब जैसे ह्यूमन है, मैन है, तो ये हाथ का इस्तेमाल होल्ड करने के लिए, चीज़ों को पकड़ने के लिए करता है, ठीक है। चीता क्या करता है, दौड़ने के लिए कर रहा है, वेल स्विमिंग के लिए कर रही है, ठीक है। बैट अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन क्या है, इनका जो ओरिजिन है वो क्या है, सेम है। तो सारी चीज़ें, ह्यूमरस, रेडिया, अल्ना, कार्पल, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें सेम प्रेजेंट है, ये सब में क्या है, सेम है। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि इनका ओरिजिन तो सेम है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, देख सकते हैं आप, सेम है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसका ओरिजिन तो सेम है लेकिन इनके फंक्शन क्या है, अलग अलग है। मैन इसको अलग तरीके से यूज़ कर रहा है, चीता अलग तरीके से यूज़ कर रहा है, वेल इसको अलग तरीके से यूज़ कर रही है और बैट इसको अलग तरीके से यूज़ कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर अभी इस पे भी बात कर लेंगे, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट क्या है। फिर हम पहले आते हैं एनालॉगस ऑर्गन, अभी हमने पढ़े होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ मिस हो गई है। तो एक चीज़ है, जैसे ये था आपका थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट्स, ठीक है, यहाँ पे आर आगे कुकुरबिट होता है, ठीक है। तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, बोगनविलिया आपने देखा होगा फ्लावर, तो उसमें क्या होता है, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में क्या आ गए तुम्हारे, आपके एक आ गए बोगनविलिया, दूसरा आ गया कुकुरबिट, ठीक है। तो बोगनविलिया में क्या प्रेजेंट है, आपके थॉर्न्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है आपके, थॉर्न्स, ठीक है। और वहीं कुकुरबिट में बात करूँ तो इसमें क्या प्रेजेंट है, आपके टेंड्रिल्स प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है,
टेंड्रिल्स, ठीक है। अब थॉर्न और टेंड्रिल का काम क्या सेम होता है? इनका ओरिजिन तो सेम है, लेकिन क्या दोनों का फंक्शन सेम है? थॉर्न का फंक्शन और टेंड्रिल का फंक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं। जो थॉर्न है उसका काम क्या रहता है? प्रोटेक्शन का। कांटे चुभते हैं ना, तभी तो हम थोड़ा सोच समझ के फ्लावर को तोड़ेंगे। तो जो थॉर्न है उसका काम किसका है? प्रोटेक्शन का। भाई कि कोई भी फ्लावर तोड़ने आ रहा है या प्लांट को तोड़ने आएगा तो उसको क्या चुभ जाएंगे? कांटे चुभ जाएंगे। तो थॉर्न क्या कर रहे हैं? प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखने। कोई भी एनिमल जल्दी से उसको खा नहीं पाएगा क्योंकि उसमें कांटे हैं। तो अगर कोई जानवर है उसको खाने की कोशिश करेगा तो उसके भी क्या चुभ जाएंगे? कांटे चुभ जाएंगे। हम भी अगर फ्लावर तोड़ने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान से तोड़ेंगे, ठीक है। और वहीं अगर मैं टेंड्रिल की बात करूँ तो टेंड्रिल हेल्प करते हैं आपके क्लाइंबिंग में। किस में हेल्प करते हैं? क्लाइंबिंग में, चढ़ने में ऊपर, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन सेम था दोनों का, ठीक है। दोनों सेम चीज से ओरिजिनेट हुए, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या हो गया? बदल गया है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन का, और इसका फंक्शन क्या हो गया? क्लाइंबिंग का, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज पर आएंगे। अब आ जाते हैं एनालॉगस ऑर्गन के ऊपर, ठीक है। अब मैंने बोला एनालॉगस ऑर्गन, तो एनालॉगस ऑर्गन क्या होंगे? ठीक उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। अभी तक क्या था? ओरिजिन सेम था लेकिन फंक्शन अलग अलग थे, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा कि ओरिजिन अलग होगा लेकिन फंक्शन सेम हो जाएंगे, सिमिलर फंक्शन, बट जो ओरिजिन है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, या स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन सेम है। अब मैं फंक्शन की बात कर रही हूँ, फंक्शन क्या है? सेम है सबका, लेकिन ओरिजिन कैसा है? अलग है। ओरिजिन अलग है। ओरिजिन क्या है? अलग है, या स्ट्रक्चर क्या है? अलग है, ठीक है। तो इंसेक्ट विंग और बर्ड विंग, इसमें देख सकते हैं हम कि बर्ड का विंग का स्ट्रक्चर क्या है? अलग है, और इंसेक्ट के विंग का स्ट्रक्चर क्या है? अलग है, लेकिन काम दोनों का सेम है। दोनों उड़ने में ही हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। काम दोनों का क्या है? सेम है, ठीक है। और दूसरा अगर हम यहाँ ले लें तो अगर मैं आलू की बात करूँ, पोटैटो की बात कर रही हूँ, और दूसरा मैं स्वीट पोटैटो की बात कर रही हूँ, तो अगर हम इनके बीच में देखें तो इन दोनों का ही काम क्या है? फूड को स्टोर करके रखना है, स्टोरेज है। इन दोनों का फंक्शन क्या है? स्टोरेज है। इसका फंक्शन भी क्या है? स्टोरेज है। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज है। और इसका फंक्शन भी क्या है? आपका स्टोरेज है। दोनों का फंक्शन क्या है? स्टोरेज है। लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर क्या था? अलग था। ये क्या है? आपकी स्टेम है, और ये क्या है? आपकी रूट है, ठीक है ना। लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या करा? दोनों ने स्टार्च स्टोर करके रखी है, फंक्शन सेम हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। अब एक चीज आती है इसी में, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे कन्वर्जेंट में हमने क्या बोला, या एनालॉगस में हमने क्या बोला, ठीक है। मैंने बात करी होमोलोगस की, ठीक है। मैंने बात करी किसकी? होमोलोगस की। और बात करी इसकी? एनालॉगस की, ठीक है। होमोलोगस में मैंने क्या बोला कि जो ओरिजिन है वो क्या है? सेम है, एक ही जगह से इवॉल्व हुए, फंक्शन क्या हो गए इनके? अलग अलग हो गए, ठीक है। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि चीजें क्या हो रही हैं? फैल रही हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट, देखो ओरिजिन एक है, पॉइंट एक था, लेकिन यहां से ये एक पॉइंट से निकले अलग अलग, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डाइवर्जेंट, ठीक है। और वहीं एनालॉगस की मैं बात करूं तो यहां पर क्या? फंक्शन एक है, फंक्शन सेम है क्योंकि, लेकिन ओरिजिन कैसा है? अलग अलग है। ओरिजिन क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर ये चीजें एक पॉइंट पर क्या हो रही है? मिल रही है। इसमें क्या हो रहा है? एक पॉइंट से चीजें बाहर निकल रही है, फैल रही है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? डाइवर्जेंट। और इसमें क्या हो रही है? मिल रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इतना समझ में आया आपको? ठीक है, होमोलोगस, एनालॉगस, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, ठीक है। अब आ जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। अब आ जाता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब क्या है? देखो हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट थे आपके, ठीक है, ये अर्न्स्ट हेगल ने दिया था। इन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करा, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को ऑब्जर्व करा। तो इन्होंने जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को ऑब्जर्व किया तो इनको एक चीज़ समझ में आई। इन्होंने जब देखा अलग अलग चीज़ों को, तो इन्होंने एक चीज़ बोली थी
इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो एम्ब्रियोनो जो रिपीट करी जाती है एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज रिपीटेड इन एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री, ये चीज़ उन्होंने बोली थी। तो इन्होंने क्या करा था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस थी उनको स्टडी करा था, कुछ फीचर्स उनके लिए थे, ठीक है, जो सभी वर्टिब्रेट्स में क्या थे, कॉमन थे, बट एडल्ट में क्या थे, अब्सेंट थे। तो इन्होंने कुल मिलाकर क्या करा, एम्ब्रियोनिक स्टडी करी, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि जितनी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो क्या है, एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री है। तो उन्होंने ये देखा कि जो गिल्स हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे ऑर्गन डेवलप होता है या एम्ब्रियो डेवलप होता है या फिर एडल्ट बनता है तो उसमें वो नहीं होते, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं, इन्होंने क्या करा था, इसी को देख के इन्होंने ये बोला था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखकर कि भाई सबसे पहले फिश आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर आपके बर्ड्स आए, मैमल्स आए। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैमल्स आए, ठीक है, इसी तरीके से होता है, अभी फिशेज आए, रेप्टाइल्स आए, बर्ड्स आए, मैमल्स आए। तो फिशेज में क्या होती है, जो गिल्स होती हैं वो कैसी हैं आपकी, गिल स्लाइड्स क्या होती हैं, फंक्शनल होती हैं, ठीक है। जो गिल स्लाइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी, फंक्शनल होती हैं। कैसी होती है, फंक्शनल होती है। गिल स्लाइड कैसी है आपकी, फंक्शनल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन सबकी बात करें तो इनके जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है इसमें हमें देखने को तो मिलती है, लेकिन जब ये ग्रो कर जाते हैं या एडल्ट फॉर्म होती है तो इसमें ये क्या है, हमें देखने को नहीं मिलती। यानी कि इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होती है लेकिन नॉन फंक्शनल है एडल्ट में। तो ये क्या हो जाती है आपकी, नॉन फंक्शनल है, एडल्ट में हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो इन्होंने कहा था द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लाइड्स, ठीक है। यानी कि जब अगर हम ह्यूमन के एम्ब्रियो की भी बात करेंगे तो अगर हम उसका डेवलपमेंट भी देखेंगे तो उसमें भी हमें गिल स्लाइड्स देखने को मिलती हैं जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट, ठीक है। तो ये इन्होंने पाया था कि गिल स्लाइड्स हमें ह्यूमन एम्ब्रियो में भी देखने को मिली थी जब वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो फंक्शनल होती है वो सिर्फ किस में होती है, फिश में होती है। बाकी उसके अलावा और किसी में भी कोई भी वर्टिब्रेट हो उसमें ये फंक्शनल नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी और इसी चीज़ के बेसिस पे इन्होंने ये चीज़ें कही थी, ठीक है। हालांकि बाद में जो वॉन बेयर थे इन्होंने क्या बोलते हैं इसको डिसअप्रूव कर दिया था, ठीक है, डिसअप्रूव कर दिया था, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसमें छूट गई थी मुझसे इसी में, जैसे मैंने आपको क्या कहते हैं ये होमोलॉगस और एनालॉगस बताया था, वैसे इसमें एक है वेस्टिजियल ऑर्गन, इसको भी मैं बता देती हूँ। वेस्टिजियल, हालांकि इसका कुछ ज़्यादा है नहीं आपकी बुक में, बस थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स तो वो होते हैं जिनका अभी कोई फंक्शन फिलहाल नहीं है, ठीक है, मतलब कि अभी प्रेजेंट में कोई फंक्शन नहीं है, नो फंक्शन एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, या नॉट, नो नोन फंक्शन लिख लेते हैं हम इसको कि हाँ अभी कोई प्रेजेंट में फिलहाल कोई फंक्शन इसका नहीं है, कोई काम नहीं है, ठीक है। बट अर्लियर पहले कभी इसका कोई काम हुआ करता था या कुछ अदर स्पीशीज में इसका कोई काम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे विजडम टूथ है हमारे, ठीक है, विजडम टूथ है, ये आपके वेस्टिजियल में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन, क्योंकि पहले इसका इस्तेमाल होता अब नहीं है। या फिर अगर हम बॉडी हेयर की बात करें तो अभी इसका भी इतना कोई रोल नहीं है। या पहले बड़े बड़े कान होते थे, अब साइज छोटा हो गया है, अपने कानों को हम मूव नहीं करा पाते, हिला नहीं पाते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है ना। अब आ जाता है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, भाई नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब हो गया। तो हुआ क्या था एक्चुअल में, इसमें भी एक ऑब्जर्वेशन थी इसमें। तो इसमें क्या किया था इन्होंने बेसिकली, तो एक जो मोथ थी उसके ऊपर ये स्टडी करी थी। तो इन्होंने ये पाया था कि जब नॉर्मल कंडीशंस थी, ठीक है, ये एक डायग्राम है, ये एक पिक्चर है और दूसरी पिक्चर ये है, इंडस्ट्रियल, एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की और एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की, ठीक है ना। एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की, बिफोर, और एक है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या डिफरेंस पाया कि
इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो वाइट मौत हुआ करते थे इनकी संख्या क्या थी, ज़्यादा होती थी, ठीक है, और डार्क वालों की संख्या क्या थी, कम थी, ठीक है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या हो गया, इनकी संख्या बढ़ गई और इनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अभी इसका मतलब हम समझते हैं क्यों। एक्चुअल में हुआ क्या कि पहले जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तब तो जो नॉर्मल चल रहा था वो ये था कि ये ज़्यादा थे, ये पहले वाली कंडीशन है, और ये क्या थे, कम थे। ये ज़्यादा थे, ये मोर थे, और ये क्या थे, लेस थे, ये कम थे। अब हुआ क्या, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है ना, तो हुआ क्या भाई, इंडस्ट्री जब सेटअप हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्री सेट होने के बाद क्या हो गया, पोल्यूशन बढ़ने लगा, ठीक है। पोल्यूशन बढ़ने से क्या हुआ, काला धुआं जो फैक्ट्रीज से निकल रहा है वो है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, जो क्या बोलते हैं ये जो वाइट वाले मौत थे वो क्या हो गए, सरवाइव करने मुश्किल हो गई। क्यों, कारण क्या रहा कि आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है, अब सपोज ये पेड़ है एक, तो पेड़ की जो बार्क थी उसका कलर पहले लाइट था थोड़ा, इस वाली में आप देखेंगे तो बहुत डार्क हो गया है, ठीक है। तो उस इंडस्ट्री सेट होने की वजह से, पोल्यूशन बढ़ने की वजह से जो ट्रीज थे उनके जो ट्रंक थे वो कैसे हो गए, डार्क हो गए, जिसपे ये वाला तो विजिबल नहीं होता था जल्दी, लेकिन ये जल्दी दिख जाता था, ठीक है। जिस वजह से जो इसके लिए क्या हो गया था, तो ये प्रेडेटर के लिए इसको पकड़ना बहुत आसान हो गया, तो शिकारी जो भी बर्ड्स इसको खाती थी या कुछ भी करती थी वो इसके लिए इसको पकड़ना आसान हो गया था, क्योंकि लाइट में दिखता नहीं था अच्छे से, इसमें ये एकदम चमकने लग गया, तो इसको खाने लग गए शिकारी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो जो प्रेडेटर था इसके लिए सरवाइव करना, इस मौत के लिए, वाइट वाले के लिए डार्क कंडीशन में बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जब सरफेस डार्क है उस पर वाइट मौत बैठेगी तो ये क्या होगी, जल्दी से दिखने लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, इनके नंबर क्या हो गए, धीरे धीरे कम होने लग गए और इनके नंबर बढ़ गए, ठीक है। कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो ट्री ट्रंक था वो थोड़ा लाइट कलर का था तो ये भी उसमें बच जाते थे, ठीक है। लेकिन जब ट्री ट्रंक डार्क कलर का हो गया तो ये तो बच गए, इनको तो नहीं देख पा रही शिकारी, लेकिन इनको देख ले रही शिकारी चिड़िया, ठीक है, और इनको खा ले रही है, जिस वजह से इनके नंबर क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। हालांकि ये हर जगह नहीं हुआ था, रूरल एरियाज में जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ उन जगहों पर इनके नंबर ज़्यादा थे, लेकिन जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसके बाद इनके नंबर क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, और इसके नंबर क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चला कि भाई किसने इवॉल्व किया, तो ये वाली ज़्यादा हो गई ना तो ये इवॉल्व कर गई, क्योंकि ये इस कंडीशन में ये वाली सर्वाइव कर गई ना, जो ब्राउन वाली थी वो क्या हो गई, डार्क कलर की थी, वो सर्वाइव कर गई, और ये सर्वाइव नहीं कर पाई, वाइट वाली, लाइट कलर वाली, इसको जो बर्ड्स थी वो खा लेनी थी, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पीशीज। कहने का मतलब क्या है, इंसान की कोई एक्टिविटी जो डायरेक्टली चेंज करते, ठीक है, और वो जो चेंज होंगे कैसे होंगे, फास्ट होंगे, रैपिड होंगे, ठीक है ना। तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे इसमें लिख रखा है ना, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों का अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्या होने लग जाएंगे, चेंजेस आने लग जाएंगे, ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन क्या करेंगे जब हम उसमें अपने एक्शंस चलाएंगे, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमने कुछ कर दिया, ठीक है, जो चीज़ सालों में होनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगी, महीनों में आ जाएगी, ठीक है। जो हजारों साल, लाखों सालों में होना चाहिए था वो 100 साल में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उसके टाइम स्केल को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। तो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, चाहे वो जेनेटिक मेकअप हो, हम उसमें चेंज कर दे रहे हैं, किसी के जीन्स में चेंज कर दे रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए कम टाइम में, तो वो क्या हो गया, एक, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर। तो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपियर्ड ऑन अर्थ अबाउट, ठीक है, 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 4000 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो, 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसका आंसर है आपका 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। अब आ जाता है द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ अ इंसेक्ट आर। अभी हमने बात करी थी कि चिड़िया के पंख और इंसेक्ट के पंख काम सेम है इनका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये एनालॉगस स्ट्रक्चर हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शन सेम है, इनका ओरिजिन क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ टू पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट, ठीक है।
तो तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेंस, ठीक है ना, ग्रो नहीं कर पाती जल्दी। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू विंग ऑफ अ बर्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल में हमने देखा था, इसका था आपका फ्लिपर ऑफ फेल। ठीक है, ठीक है ना। तो अब अगला टॉपिक आ जाता है आपका अडाप्टिव रेडिएशन। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, अडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है। अडाप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब हो गया रेफर्स टू द अडाप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल देम टू स्प्रेड सक्सेसफुली और रेडिएट इनटू अदर एनवायरनमेंट। कहने का मतलब क्या है, अडाप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है कि एक कोई एंसेस्ट्रल फॉर्म होगी, ठीक है, ठीक है, वो जब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में गई होगी तो उन डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में उसने क्या करा होगा, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग संभाला होगा, मतलब चेंज कर लिया होगा, अडाप्ट कर लिया होगा, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में रह सके। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक विलेज है या एक स्कूल है, ठीक है, या एक घर है, सपोज एक घर है, घर में 4 भाई बहन रहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 4 भाई बहन रहते हैं। अब चारों की अपब्रिंगिंग एक जैसी हुई है, चारों को हिंदी बोलनी आती है, उसके अलावा कोई लैंग्वेज आती नहीं है, ठीक है, चारों पढ़े लिखे, इनकी स्कूलिंग हुई, सब कुछ हुआ। अब इनमें से एक कहाँ चला गया है, एक चला गया यूएस चला गया, ठीक है, एक चला गया सपोज कर्नाटका चला गया है, ठीक है, एक मुंबई एक महाराष्ट्र आ गया है, एक गुजरात चली गया। ठीक है, तो ये सब चारों अलग अलग जगह में चले गए हैं। अब जो यूएस गया तो उसने अपने आप को वहाँ पे अडाप्ट करने की कोशिश करी, वहाँ का खाना पीना रहना, जो लिविंग स्टाइल है, सब कुछ वैसे ही करेगा। वो गुजरात गया तो भाई उसने गुजराती सीखी, जिससे कि वो उधर फिट हो सके। फिर वो जो कर्नाटका गया है उसने वहाँ की लैंग्वेज सीख ली, जो भी तमिल तेलुगु कन्नड़ जो भी वहाँ की है। जो महाराष्ट्र गया तो उसने थोड़ा मराठी बोलनी सीख ली। तो इस तरीके से उसने अपने आप में क्या कर लिए, कुछ चेंजेस कर लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ओरिजिन इनका एक ही जगह से हुआ, यानी कि एक एंसेस्ट्रल फॉर्म रहेगी। ठीक है, एक क्या है, कोई भी एक एंसेस्ट्रल फॉर्म है, एक एंसेस्ट्रल फॉर्म रहेगी। ठीक है, ये क्या कर रही है, अलग अलग एनवायरनमेंट में जा रही है और उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर ले रही है, अडाप्ट कर ले रही है, चेंज कर ले रही है उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है आपका डार्विन फिंचेस का। तो इसमें जो डार्विन जी थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा ये कहाँ गए, जो ये थे, इन्होंने क्या करा, जो डार्विन थे इन्होंने क्या करा, ये गए आपके गैलापागोस आइलैंड पे गए। ठीक है, तो इन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर जो फिंचेस थी बहुत अलग अलग तरीके की चोंच की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स थी उन फिंचेस की। ठीक है, तो इन्होंने ये सोचा, ही कंक्लूडेड दैट ऑल दीज फिंचेस रेडिएटेड ऑन द सेम आइलैंड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर फिंच। यानी कि तो इन्होंने देखा कि फिंचेस थी, उन सब की जो चोंच थी वो अलग अलग टाइप की थी। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया उससे कि एक टाइम पर एक कॉमन एंसेस्ट्रल फिंच रही होगी, जिससे फिर अलग अलग टाइप की चोंच बनी होगी। अकॉर्डिंग टू कैसे बनी होंगी, ये सब कैसे डेवलप किया होगा उन चोंच को इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड अवेलेबल टू देम। ठीक है ना, तो पहले कैसी थी, कन्वेंशनल सीड ईटिंग फिंचेस थी, फिर वेजिटेरियन इंसेक्टिवरस फिंचेस, ये सब बनी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक फिंच थी जो कैसी थी, सीड ईटिंग थी, सीड ईटिंग थी। ठीक है, सीड ईटिंग फिंच थी। ठीक है, कैसी फिंच थी आपकी, सीड ईटिंग फिंच थी। ठीक है, ये थी। अब पहले यही थी, ये एंसेस्ट्रल फॉर्म है, ये अलग अलग जगह पे गई। ठीक है, ये कहाँ गई, अलग अलग जगह पे गई। तो अलग अलग जगह पे गई तो कहाँ पर, कहीं पर ये कैसी रही, वेजिटेरियन रही, कहीं पर ये कैसी हो गई, इंसेक्टिवरस हो गई, कहीं पर कुछ और खा लिया। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर रहने के कारण उसकी चोंच में क्या हो गए, चेंज हो गए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स बन गई। ठीक है, तो इसी उस पे इन्होंने ये बताया कि जो फिंचेस थी वो पहले कैसी थी, एक तरीके की रही होंगी, सीड ईटिंग उनकी चोंच रही होगी, बीक। उसके बाद जब वो धीरे धीरे इवॉल्व होती गई, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में गई, तो उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जैसा उनको फूड मिला उस हिसाब से उन्होंने अपनी चोंच को कैसा कर लिया, चेंज कर लिया, अडाप्ट कर लिया। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके की चोंच है। ठीक है, इसमें ठीक है, अब इसमें एक दूसरा एग्जांपल आता है मार्सुपियल का। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो मार्सुपियल रेडिएशन है, इसका मतलब ये भी एक एंसेस्ट्रल फॉर्म ही रही होगी। कैसी रही होगी, एक एंसेस्ट्रल फॉर्म रही होगी, और इसी से ये क्या हुए, निकले हैं ये सारे। ठीक है, ये कोई मार्सुपियल की क्या है, एंसेस्ट्रल फॉर्म रही होगी,
जिस जिससे ये सारे निकले हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एंसेस्टर जब अलग अलग जगहों पर गया तो अलग अलग उसमें क्या हो गया, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग में चेंजेस हो गए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी इसको हम यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।